नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। और आज हम बात करेंगे कच्चे तेल पर, और कच्चे तेल पर हमारे साथ एक्सपर्ट का एक बड़ा पैनल होगा जो आपको डिटेल में बताएगा कि अब यहाँ से आगे तेल को लेकर होने क्या वाला है। और बड़ी खबर आप देखिए कि तेल के दाम बहुत तेज़ी से नीचे आए हैं, बहुत ज़ोरदार गिरावट आई है तेल की कीमतों में। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि कच्चे तेल में अभी हुआ क्या है। हुआ ये है कि क्रूड का भाव 7 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। मतलब ये कि जनवरी 2022 के बाद क्रूड सबसे सस्ता हो गया है। और ब्रेंट बुधवार को ब्रेंट क्रूड 5% से ज़्यादा लुढ़का एक झटके में, और ब्रेंट का भाव $89 के नीचे आ गया। इसके अलावा WTI क्रूड, जिसको हम US क्रूड भी कहते हैं, उसमें करीब 6% की गिरावट आई और भाव $82 प्रति बैरल के नीचे आ गया कल के कारोबार में ही। और इसके अलावा अगर आप देखें तो ये जनवरी 2022 के बाद का सबसे निचला स्तर है क्रूड का। आपको याद होगा कि किस तरह से दाम यूक्रेन रूस युद्ध के बाद फरवरी मार्च में बढ़े थे और उसके बाद कीमतों में इतनी तेज़ गिरावट आई है। अब आप जरा देखिए कि यूक्रेन रूस युद्ध के बाद क्रूड कहाँ पहुँचा था और अब कहाँ आ गया है। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर है 6 मार्च, बहुत लंबा वक्त नहीं बीता है। 6 मार्च 2022 को $139 प्रति बैरल के ऊपर था क्रूड, जो 7 अगस्त को घट के आ गया $100 के करीब, और अब 7 सितंबर यानी कल $88 के भी नीचे क्रूड का प्राइस लुढ़क गया है। तो मतलब ये कि आप देखिए कि करीब करीब $50 से ज़्यादा की गिरावट मार्च से लेकर के अब तक कच्चे तेल की कीमतों में आई है। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी गिरावट क्रूड की कीमतों में क्यों आई है, ये भी आप जरा समझिए। जो क्रूड में गिरावट आई है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि ग्लोबल डिमांड घटने की आशंका काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि दुनिया भर में मंदी की आशंका गहरा रही है और उसका सीधा रिफ्लेक्शन क्रूड कीमतों पर इस वक्त दिख रहा है। आपको याद होगा 2008 की मंदी, जब $30 तक क्रूड के दाम चले गए थे। चीन, जो कि दुनिया का दूसरा बड़ा कंज्यूमर है क्रूड का, वहां पर डिमांड घटने की आशंका लगातार बनी हुई है, बढ़ रही है, क्योंकि वहां पर कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच अलग अलग जगहों पर प्रतिबंध लग रहे हैं। उसका इंपैक्ट डिमांड के ऊपर हो रहा है और ये रिफ्लेक्ट हुआ है आंकड़ों में। अगस्त में चीन का जो क्रूड का इंपोर्ट है वो 9% से ज़्यादा घटा है। उसका भी इंपैक्ट हम साफ तौर पर प्राइस के ऊपर देख रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि दुनिया भर में ब्याज दरें इस वक्त बढ़ रही हैं और आगे भी तेज़ी से बढ़ने की संभावना है। आज ECB की मीटिंग है, बैठक है। 11 साल में पहली बार यूरोपीय सेंट्रल बैंक दरें बढ़ा सकता है, 50 बेसिस पॉइंट या 75 बेसिस पॉइंट, इसको लेकर बातचीत चल रही है। लेकिन अगर 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी होती है तो ये अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी ECB की तरफ से होगी। तो ये महत्वपूर्ण वजह है जिससे कीमतों में लगातार गिरावट का माहौल बना हुआ है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या यहाँ से क्रूड का मार्केट और लुढ़केगा? क्या $80 का लेवल बहुत दूर नहीं है? इसी पर हम बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल है। हमारे साथ RS पांडे साहब हैं, पूर्व पेट्रोलियम सेक्रेटरी, नरेंद्र तनेजा हैं, एनर्जी मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट, सुनील कटके हैं कोटक सिक्योरिटीज के, वंदना भारती एसेंसी ग्लोबल की, और धर्मेश भाटिया दुबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, एमिरेट्स NBD के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल RS पांडे जी आपसे सर, क्या आपको लगता है कि जो ग्लोबल हालात इस वक्त डिमांड सप्लाई को लेकर बने हैं, ऐसे में क्रूड का भाव और नीचे आने वाला है? सर ये तो इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी तो पहले कभी नहीं दिखी। एक 6 महीने के अंदर $50 का ऊपर नीचे का हम लोग देख रहे हैं। लेकिन कल जो गिरावट आई इसका तो एक ही कारण है, और वो है चीन के जो प्रोजेक्शंस आए उनके ग्रोथ के, वो काफी कम कर दिए गए। 2.5% से भी कम उनका ग्रोथ हो गया, और वो तब जबकि चीन कुछ मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी कर रही थी ताकि ग्रोथ प्रभावित ना हो। इसका कारण भी चीन की पॉलिटिक्स है। वहाँ प्रेसिडेंट के चुनाव होने वाले हैं और प्रेसिडेंट ने एक जीरो कोविड पॉलिसी बना ली, और उससे वो अलग नहीं होना चाहते। उससे उनकी अर्थव्यवस्था पर काफी बुरा असर पड़ रहा है, और इसलिए सब करने के बावजूद ये जो ग्रोथ के प्रोजेक्शंस हैं वो कम आ रहे हैं। अभी भी 30 करोड़ लोग चाइना में रिस्ट्रिक्शंस में है, कोविड रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस में, तो काम में कमी आ गई। इसके अलावा अमेरिका में तो ब्याज रेट काफी बढ़ा दिए गए, और भी बढ़ाने के आसार हैं। यूरोप में आज ही बैठक होने वाली है, उनका सेंट्रल बैंक ब्याज दर बढ़ाने वाला है। तो जो ये थर्ड ब्लॉक था, मेजर ब्लॉक चाइना, यहाँ की ग्रोथ में जो कमी आ गई, और एक महीने में इनका 10% ऑयल इंपोर्ट कम हो गया है, तो इससे ग्रोथ प्रोजेक्शंस जो ग्लोबली है वो काफी कम कर दिए गए। इस डिमांड पर काफी असर पड़ा।
दूसरी ओर ओपेक देशों ने थोड़ा बढ़ाया, वो सिंबॉलिक ही था। यूक्रेन वार के टाइम से अभी 1 महीना पहले वो स्थिति नॉर्मलाइज आ गई थी, क्योंकि सप्लाई डिमांड करीब करीब बैलेंस हो गया था। वार से जो लगा कि रसिया के प्रोडक्शन में और एक्सपोर्ट में काफी कमी आ जाएगी, वो हुआ नहीं, तो अभी बैलेंस आ गया था। लेकिन अभी एक और तो दुनिया की बिगड़ती अर्थव्यवस्था है, जिसमें चीन का बहुत बड़ा योगदान है, और दूसरी ओर ये 90-95 से नीचे ज्यादा दिन रुकना नहीं चाहते ये ओपेक के देश, ये इसलिए ये थोड़ा प्रेशर है अपवर्ड्स। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात वो है कि आने वाले दिनों में ये प्राइस कैप की जो बात हो रही है, ये कौन जीतेगा? यूरोप ब्लॉक जीतेगा या रसिया जीतेगा? ये जो एनर्जी वार है, इसमें क्या होगा ये देखने की बात है। तो अब रसिया का जो थ्रेट है कि हम ऑयल भी बंद कर देंगे, गैस तो यूरोप को देना बंद कर ही दिया। अभी इंडिया का रुख बड़ा क्लियर नहीं है कि प्राइस कैप में सम्मिलित होगा कि नहीं होगा। चाइना तो उसके साथ जाएगा। तो इस सब अनसर्टेनिटी के बीच बहुत ज्यादा अभी गिरने के आसार नहीं है। लेकिन देखिए अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ता है, ये देखने वाली बात होगी। ये ओपेक देश कैसे रिएक्ट करते हैं, और यूरोप की आने वाली पॉलिटिक्स, रसिया की आने वाली पॉलिटिक्स और चाइना की पॉलिटिक्स, ये सब अपने अपने चुनाव में लगे हैं। और इसलिए इकोनॉमी से हम बाहर जा रहे हैं, डिमांड सप्लाई से, और ये अनसर्टेनिटी बनी हुई है। ठीक है, ये आपने डिटेल में बताया। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा भी हैं, एनर्जी मार्केट के जाने माने एक्सपर्ट। तनेजा जी, इनफैक्ट मेरी 2 दिन पहले आपसे बात हो रही थी और आपने कहा भी था कि ये क्रूड 90 के ऊपर क्रूड का भाव टिकेगा नहीं, और आपने ये भी कहा था कि $80 तक भी ब्रेंट आ सकता है। तो अब देखिए सर, मार्केट बहुत तेजी से नीचे आया, 90 के नीचे तो आ ही गया है, और जिस तरह से डिमांड घटने की आशंका है, ग्रोथ को लेकर चिंता है, क्या आपको लगता है कि अब क्रूड की तेजी वाली कहानी एटलीस्ट खत्म हो गई है फिलहाल? देखिए, लॉन्ग टर्म तो नहीं खत्म हुई है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अब तेल जो है वो $80 पर बैरल की दिशा में जा रहा है। मैं ब्रेंट की बात कर रहा हूँ। जिस तरह के हालात बने हैं, जो मार्केट में जितनी भी जो तनाव आया था, एंग्जाइटी आई थी, जिससे कीमतें बहुत ऊपर गई थी, उसमें बहुत बड़ी वजह ये थी कि जो रूस का जो तेल है वो शायद बाजार में आना बंद हो जाए या कम हो जाए या हवा में उड़ जाए। तो उस वजह का उसको लेकर के मार्केट में स्ट्रेस था, और वो मार्केट में कीमतों में आपको दिख रहा था। लेकिन अब जो है हालात में थोड़ा फर्क आ गया है। रूस का अभी भी आज की तारीख में भी 32 लाख बैरल तेल जो है वो रोजाना बाजार में आ रहा है, 3.2 मिलियन बैरल्स, तो लगभग बराबर आ रहा है। और यूरोप जो सबसे बड़ा उपभोक्ता था, बायर था रशियन तेल का, वो आज भी सबसे बड़ा बायर यूरोपी है। यूरोप 1.1 मिलियन बैरल्स रोज आज भी खरीद रहा है। आज जब हम बात कर रहे हैं वो भी खरीद रहा है। तो कुल मिलाकर के मार्केट जो है अब इसको थोड़ा एक्सेप्ट कर रही है कि जो हमारा टेंशन, स्ट्रेस था, एंग्जाइटी थी कि तेल की सप्लाई में बहुत फर्क आ जाएगा, वो फिलहाल नहीं आ रहा है। यूरोप खरीद रहा है, रूस जो है वो बेचने को तैयार है। G7 कंट्री कहते हैं प्राइस कैप लगा देंगे। प्राइस कैप का मतलब यह है कि जो है प्रतिबंध लगे रहेंगे, लेकिन तेल बाजार में आता रहेगा, लेकिन रूस को कहा जाएगा सस्ता मत बेचो। तो लेकिन अभी जो हालात है वो तो वही हैं। तो मुझे लगता है रूस भी इस मैसेज को समझ रहा है और उसके लिए तैयार है कम से कम कि जहां तक अगर उनका तेल बिकता है, और अगर वो $80 पर बैरल पे भी बिकता है, और कोई कैपिंग अगर कर भी देते हैं, उससे कम में भी बिकता है, तो उनकी इकोनॉमी के लिए तो वो ठीक है, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था बजट में 50% उनकी आय जो है वो कच्चा तेल और गैस को बेच के होती है या नेचुरल रिसोर्सेज को बेच के होती है। तो मुझे लगता है इसको लेकर के मार्केट आज की तारीख में थोड़ा आश्वस्त हो गया है। ओपेक परेशान है। ओपेक चाहता है कीमत $90 कम से कम होने चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तेल आप जानते हैं, तेल 90% राजनीति ही होता है। और अमेरिका में चुनाव आने वाले हैं 2 महीने के अंदर। तो जब तक चुनाव है अमेरिका के जो है होते हैं, मुझे लगता है $80 के आसपास रहेगा। उसके बाद जाड़ा कैसे पड़ता है, डिपेंड करेगा, राइट, उसके बारे में कहना अभी उसके बाद बताएं। बहुत शुक्रिया तनेजा जी आपका और RS पांडे जी आपका, डिटेल में क्रूड मार्केट पर हमारे दर्शकों को अपनी राय देने के लिए कि अब यहाँ से आगे क्रूड मार्केट की चाल होगी क्या। तो मतलब फंडामेंटली मार्केट अभी कमजोर है और दाम नीचे आने चाहिए, बहुत ज़्यादा गिरावट ना भी आए, लेकिन तेज़ी की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही अभी के हालात में। अब कल कुछ और, क्योंकि क्रूड को लेकर कहानी भी बहुत तेज़ी से बदलती है। यूक्रेन रूस के बाद जो बात अभी RS पांडे जी ने कही कि ये जो क्रूड एनर्जी वार चल रहा है,
इसका अंत क्या होगा कोई नहीं जानता है, और अंत जो भी होगा जिस दिशा में होगा फिर उसका इम्पैक्ट आपको अलग से क्रूड मार्केट के ऊपर दिखेगा। लेकिन फिलहाल की कहानी क्रूड में तेजी की एटलीस्ट नहीं है। तो ऐसे में अब आप बताइए संक्षेप में वंदना जी की ट्रेड क्या लिया जाए। MCX पर 6625 का लेवल है क्रूड का। फंडामेंटल तो हमने डिस्कस कर लिया है, ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कच्चे तेल में अभी क्या करना चाहिए? मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि डाउन साइड में रहना चाहिए। करेंसी इंपैक्ट बहुत ज्यादा रहा है इस बार कमोडिटी पे, और यहाँ पे डॉलर इंडेक्स पे हायर साइड ट्रेड हो रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पे 6650 के करीब आता है तो फिर से एक बार सेलिंग करनी चाहिए। 6600 का लेवल इस बार टूटता हुआ लग रहा है, तो 6550 को ध्यान में रखते हुए 6650 पे यहाँ पे सेलिंग करना है। 6700 का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, और ग्रेजुअली मुझे लग रहा है कि एक बार 6400 तक नीचे की तरफ तेल जो है वो आ सकता है। करें कि 6400 तक क्रूड एक बार आ सकता है, इस पर आप नजर रखें। और कटके जी का भी यही मानना है कि आप क्रूड में बेचकर चलें। 6550 का टारगेट, 6700 का स्टॉप लॉस और 6650 के स्तर पर सुनील कटके ने, कोटक सिक्योरिटीज़ ने क्रूड में बिकवाली की राय दी है। तो दोनों, वंदना जी भी कह रहे हैं क्रूड सेल, कटके जी भी कह रहे हैं सेल। लेकिन अब हम आते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड पर धर्मेश जी आपका ताज़ा आउटलुक क्या है? क्योंकि गोल्ड भी बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। कल की ही बात है 50,000 के करीब गोल्ड पहुंच चुका था, अब बढ़ के 50,500 के ऊपर आ गया है। क्या किया जाए इस भाव पर गोल्ड में? की तरफ काफी बेट होता है, बट इसमें भी गिरावट काफी हाई है। इसका मेन कारण है डॉलर काफी रफ्तार से बढ़ रही है, और उस कारणवश आपको देखिए कि थोड़ी बुलियन मार्केट में और ओवरऑल कमोडिटी पैक में आपको काफी लाल निशान पे सारे कमोडिटी देखने मिल रहे हैं। करंट सिनारियो में अंतरराष्ट्रीय मार्केट की बात करें तो 1700 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, और डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो 50,000 का एक स्तर है जो मार्केट इसी दायरे में टिका हुआ है। बट मुझे नहीं लगता कि ये ज्यादा दिन तक टिका रहेगा। मैं रेकमेंड करूंगा, ये जो उछाल आया है ये काफी अच्छा लेवल है, यहाँ पे फिर से बिकवाली करके चल सकते हैं। इंटरेस्ट रेट बढ़ने की बात की गुंजाइश ऑलरेडी है मार्केट में, और अगर ये 50 से 75 पैसे बढ़ता है तो यहाँ पे गिरावट काफी हावी हो सकती है। तो मैं निवेशकों को रेकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पे बिकवाली करके चले। 49,500 से लेके 49,000 तक के लेवल्स के लिए आप सोने में बिकवाली करके चल सकते हैं। तो आप कह रहे हैं गोल्ड बेचें, कटके जी भी कह रहे हैं गोल्ड बेचें। 50,100 का स्टॉप लॉस, 50,700 का अच्छा 50,500 पर आपने बिकवाली की राय दी है, और आपको लगता है कि यहाँ पर दाम 50,100 रुपये तक आ सकते हैं। ये कटके जी की राय है। कटके जी, गोल्ड में आपने बिकवाली की राय दी है, क्या चांदी में भी आपको बिकवाली दिख रही है? क्या सिल्वर भी शॉर्ट करना चाहिए सर? कटके जी जी, मुझे लगता है जैसे गोल्ड भी गिर रहा है और ऑन द अदर साइड बेस मेटल्स में भी वीकनेस है, चाइना का डेटा खराब है, तो मुझे लगता है चांदी में भी बिकवाली कंटिन्यू हो सकती है। ETF के भी इन्फ्लोज थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं, तो मुझे लगता है चांदी में भी 54,250 के रेंज में बिकवाली करनी चाहिए। 54,500 का एक स्टॉप लॉस लगाते हुए 53,800 तक का लेवल इंट्राडे में हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। वंदना जी बताइए, आज की कोई पिक मैम आपकी जहां पर आपको लगता हो कि मेटल में ट्रेड करना ठीक रहेगा? जी मृत्युंजय जी, मुझे लग रहा है कि ECB आज रेट हाइक करेगा, ये तो लगभग तय लग रहा है कि 50 बेसिस पॉइंट एटलीस्ट यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे एक नी जर्क रिएक्शन डॉलर इंडेक्स में आएगा, और वहां पे कमोडिटीज को फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि कॉपर में बाइंग करनी चाहिए। 642 के लेवल पे 650 टारगेट रखना है। स्टॉप लॉस यहाँ पे 638 का लगा के चलना होगा। दूसरी कमोडिटी यहाँ पे जिंक है, काफी स्ट्रॉन्ग कमोडिटी है, फॉल भी अच्छा खासा आ गया है, तो 283.5 ये एक लेवल रहेगा जहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 286 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 282 का लगाना होगा। जिंक में ट्रेड बिल्कुल संक्षेप में कटके जी 30 सेकंड में, नेचुरल गैस बाय या सेल आज के लिए? सेंटिमेंट वीक है तो सेल करके चलना चाहिए। 631 632 के रेंज में बेचना चाहिए। 635 का एक स्टॉप लॉस लगाते हुए इंट्राडे में मुझे लग रहा है 620 तक का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। ओके, भाटिया जी आपकी कोई कॉल सर मेटल में? मेरी जिंक पे रहेगी। मैं भी जिंक में काफी बुलिश हूँ, काफी अच्छी फॉल देखने मिली है प्राइस में। अराउंड 280 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन ले सकते हैं, 290 300 तक के टारगेट है। ओके, 30 सेकंड में वंदना जी, ग्वार और जीरा ये दो काउंटर आपको इंट्राडे के लिहाज से एग्री में कैसे लगते हैं? ग्वार में बाय करके चलना चाहिए। 5040 के करीब अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट को बाय करना है। 5200 का यहाँ पे टारगेट होगा। स्टॉप लॉस होगा 4980 का। जीरा में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन कंटिन्यू रह सकता है, तो 24750 ये एक लेवल रहेगा जहां सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। 24,500 का एक टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 24,850 का। बहुत शुक्रिया वंदना जी आपका, कटके जी आपका, और धर्मेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए आज कहाँ पर ट्रेड करने का मौका बन सकता है।